ठीक है। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, सॉइल को लेकर के अपन बात कर रहे थे कंटिन्यू। और सॉइल में सॉरी सॉइल को नहीं, कौन सा, वेजिटेशन, हाँ नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति चल रही थी। इससे पहले हमने सॉइल को पढ़ लिया था, सॉइल के सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और उसके क्वेश्चन भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कौन सा चल रहा है, वेजिटेशन। वेजिटेशन में मतलब कि वनस्पतियों में, जिसमें भारतीय वनस्पति पढ़ रहे हैं, उसमें हम 2 टॉपिक पढ़ चुके थे, मतलब 2 वनस्पतियां देख चुके थे। एक हम देख चुके थे पर्वतीय माउंटेन वेजिटेशन, और एक कौन सा देख लिया था, ये होगा कौन सा, किनारे पे। जल्दी बताओ इधर कैसे वन मिलेंगे पूरे, यहाँ किनारे पर, यहाँ एवरग्रीन, कैसे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पूरा पश्चिमी घाट, पूर्वी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस वाले पार्ट में मिलेंगे। और उसमें ही बताया था कि आपका अंडमान निकोबार वगैरह इसी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आज हमें अभी जो पढ़ना है अगला वाला, लिखिए हेडिंग है कटीले वन, हेडिंग डालिए थ्रॉनी फॉरेस्ट, कटीले वन, कटीले वन। कटीले वन को पढ़ने से पहले बेटा बात ये समझ लो कि सच में कटीले वन होते कैसे हैं, कटीले वन बन क्यों जाते, कैसे वो पत्तियों से कन्वर्ट हो जाते हैं कांटों में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले पत्तियां ही रहती है ना, पत्तियां कन्वर्ट किस में हो रही हैं, कांटों में। देखो एक बात हमेशा याद रखना, कटीले वन हमेशा उस क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ पे डिजर्ट सॉइल मिलेगी। क्या मिलेगी, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। और इस क्षेत्र में कैसी मृदा मिलती है, मरुस्थलीय, डिजर्ट सॉइल मिलती है। इन पेड़ों की जड़ें गहरी रहती हैं, लंबी रहती हैं, जितना वो पेड़ ऊपर मिलेगा उतनी ही जड़ नीचे मिलती। इनको आसानी से नहीं निकाल सकते, जैसे आप सोचो ना उखाड़ना है, या सब पेड़ों की जड़ें छोटी रहेंगी, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी क्यों रहती हैं, देखो रीजन समझो, दोनों समझो, पत्तियां क्यों निकलती हैं, इनकी जड़ें गहरी क्यों रहती। ये है आपका जमीन, ये लैंड है। अब इनकी जड़ें जब नीचे इस प्रकार से जाती हैं अंकुरित होकर इस प्रकार से, तो ये काफ़ी नीचे तक इस प्रकार से फैली रहती है। अब बात आती है इतनी नीचे जाती क्यों है, इसका रीज़न है बेटा, क्योंकि डिजर्ट वाले पार्ट में पानी क्या होता है, कम रहता है। वर्षा इस पार्ट में क्या होती है, कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। अब जब 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो इस पार्ट में जो भी वर्षा होती है वो इन डिजर्ट में, मतलब जो रेत है उसमें पानी कहाँ चला जाता है, अंदर ज़मीन के अंदर, या तो वो सोख लेता है, या तो वाष्प हो जाएगा पानी, या तो वाष्प हो जाएगा, या वो पानी रेत के अंदर जाएगा। और जब रेत के अंदर जाएगा वो जड़ें उन पानी को लेने के लिए नीचे की तरफ क्या करती हैं, स्ट्रगल करेंगी ना, उन्हें पानी लेने के लिए उतनी नीचे जाएंगे, और उसी पानी के नमी को ग्रहण करने के लिए वो काफ़ी नीचे चली जाती है। तो ये है। अब इसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि जब ये पेड़, जैसे ये है, इस प्रकार से पेड़ है, अब इसमें जो पत्तियां, जैसे ये है पत्तियां, इसमें पत्तियां ना होकर के ऐसे इसमें कांटे रहेंगे, क्या रहते हैं इसमें, इस प्रकार से कांटे रहते हैं। अब बात आती है कि कांटों का रूप कैसे लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वर्षा जो होगी, जो रेनफॉल होगा वो रेनफॉल कम होगी। रेनफॉल इस क्षेत्र में कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। अब 50 सेंटीमीटर से जब रेनफॉल कम होती तो ये कन्वर्ट कैसे होते, पहले चीज़ें समझो अच्छे से बेटा। देखो कोई भी सेक्टर है, कोई भी जगह है, जैसे ये है, इस पे पेड़ लगा है, एक मिनट, इस पे पत्तियां लगी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार। अब ये पत्तियां लगी हैं, जब भी ये पत्तियां पानी, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, पत्तियों के द्वारा। पानी का जो पूरा प्रोसेस कौन करता है, पानी कौन भेजता है, जड़ें भेजेगी, और सन की रोशनी जब इन्हें मिलेगी, जैसे स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा से पूरा खाना बनाने का प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, ये पूरा प्रोसेस हो। अब इसकी जड़ों में जो पानी होगा कौन मांगेगी, अब खाना इनने ले लिया, पानी कौन भेजेगा, जड़ें। सन की एनर्जी ले ली, पानी कौन भेजेगा, जड़ें भेजने का काम करेंगे। वही जाइलम पढ़ाया था, जाइलम फ्लोएम सुना होगा। तो जाइलम जो नाम का यहाँ पे, हाँ ऊतक होता है, टिश्यू होता है, तो वो भेजेगा यहाँ जल, और जब पानी भेजता है तो इन पत्तियों को हरा रखने के लिए पानी भेज देगा। अब कंडीशन ये आ गई कि पानी बचे है ही नहीं जड़ों के पास, अब ये बोल रहा है पानी भेजो, क्या भेजो, अब वो कह रहे है ही नहीं पानी, तो कहाँ से भेजें, तो वो पत्तियों की जगह किस में कन्वर्ट होगा, कांटों में। जो पत्तियां, क्योंकि उस पर जैसे लाइट पड़ती है सन की, जैसे उसके ऊपर एनर्जी, तो वो एक
पानी इससे लेकर के वो पत्तियों को काफ़ी समय तक कैसे रखता है, हरा भरा रखता है। और जब पानी नहीं मिलेगा वो पत्तियाँ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कांटों में, नुकीली हो जाती। यही पत्तियाँ ऐसी पतली होती चली जाएंगी इस प्रकार से, और एक टाइम बाद यही कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, कांटों में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसे बनते हैं कटीले वन। क्या समझ में आई बात? कटीले वन कैसे बनते हैं, जब पानी ना हो जड़ों के पास, वो क्या पानी भेजो। जैसे वही बात है, आप खाना खा लिया, पानी मांगा, कोई पानी नहीं दे रहा, तो आप क्या हो गए, गुस्से में क्या मुंह लाल हो जाएगा पूरा, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन इनकी, तो वो किसका रूप ले लेते हैं, कांटों का। तो इसमें लिखो कि जहाँ पे कटीले वन पाए जाएंगे, यहाँ लिखो, इसमें लिखो बेटा, तो वर्षा कितनी मिलती है, हाँ, तो ऐसे में यहाँ पे ऐसा लिख लो, रेनफॉल होती है 25 से 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर की मध्य। अब इस क्षेत्र में तापमान क्या मिलेगा, टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई, उच्च टेम्परेचर हाई मिलता है। जो टेम्परेचर मिलता है वो कैसा मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कांटों का रीजन क्या है। एक तो देखो, जहां कटीले वन मिलेंगे वो पूरा मिलेंगे, कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। अब ध्यान से समझना बेटा एक बात, मरुस्थलीय मृदा जिस पार्ट में मिलेगी, डिजर्ट सॉइल जहां पे मिलेगी, तो वो चीज़ हमें क्या समझना है कि यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मिलेंगी। क्या मिलेगी, डिजर्ट में, मरुस्थल वाले पार्ट में वनस्पति क्या मिलेंगी, कम मिलती हैं। अब जिस पार्ट में वनस्पति कम मिलेगी, अगर वहाँ पे जानवर हैं और वनस्पति कम, तो वो उनको खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे। तो एक तो इनके दो रीजन होते हैं, एक तो ऐसा है क्यों, एक तो कांटे का रीजन बताया क्या है कि एक तो वर्षा कम है, पानी की मात्रा उतनी सफिशिएंट नहीं। तो इसका अगला रीजन है जो कि एक तो क्या होता है, जो भी पानी मिलता है वो बाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरा बाष्पीकृत, हाँ, वही सन के द्वारा पूरा बाष्पन उसका हो जाता है। और दूसरा है, कांटे इसलिए मिलते हैं इस क्षेत्र में क्योंकि उन्हें जानवरों से बचाया जा सके। समझ में आ रही बात? नेचर ने खुद इन्हें ऐसे बना के रखा है कि जब जानवर जैसे कैक्टस है, नांगफनी है, खाए उनको तो खाई नहीं पाएगा वो। क्लियर है? तो लिखो इसमें क्या लिखना, लिखो पानी बाष्प, ऐसा लिख लो, ये वृक्ष बाष्पीकृत होते हैं। लिखो वृक्षों को बाष्पीकरण, ऐसा लिखो, वृक्षों का बाष्पीकरण तथा पशुओं, यानी जानवरों, लिखो बाष्पीकरण और पशुओं से बचाने के लिए, प्रकृति ने कांटे प्रदान किए। क्या किए, कांटे प्रदान किए। अब बात वही आ रही, इन्हें प्रकृति ने कांटे क्यों दिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही आ रहा है कि इन्हें प्रकृति ने कांटे क्यों दिए। एक तो देखो रीजन क्या होता है बेटा, अगर पत्तियां यहाँ बनी रही तो इन सब में क्या, जैसे ये पत्ती है, देखो ये पत्ती है इस प्रकार से, इसमें ऐसे छोटे छोटे रंध्र रहते, क्या रहते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। अगर इसमें पानी होगा, अगर जड़ों ने पानी भेज दिया, वो पूरा क्या हो जाएगा, बाष्पीकृत। क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात? जैसे इनमें सब में ये इस प्रकार से पत्ती है कोई, और इनमें ऐसे छोटे छोटे स्टोमेटा रंध्र रहते हैं, और अगर इनमें जड़ों ने पानी भेजा तो क्या हो जाएगा, वो बाष्पीकृत हो जाएगा पूरा का पूरा। अब कांटे हैं, कांटे पानी को बाष्पीकृत नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो रही? तो इसलिए इस वृक्षों का बाष्पीकरण और पशुओं से बचाने के लिए इन्हें कांटे दिए, क्योंकि जो भी पानी इन्हें मिलेगा कब, जब बारिश का सीजन आएगा। अब बारिश का सीजन कितना आएगा, 2.5 से 3 महीने के बीच में, बाकी 9 महीने उन्हें उसी पानी से काम चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा, न सर्वाइव कैसे कर पाएंगे डिजर्ट में। तो इसलिए प्रकृति ने इनको बाष्पीकरण से बचाने के लिए और पशुओं से बचाने के लिए क्या प्रदान किए हैं, कांटे। और न तो अगर जहां पत्तियां होंगी जिन पेड़ों में, तो वो पानी का बाष्पीकरण क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे, और इसमें पानी नहीं बचेगा। क्लियर है बात कि नहीं है? इतना क्लियर है कि नहीं, ये समझो मुझे, ये बताओ इतना क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लिखो, इसमें अगले कॉन्सेप्ट की बात चलते हैं। अगला है, इसके एग्जाम्पल को कौन कौन से होंगे, बबूल है, खजूर है, नांगपनी है। एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, बबूल, खजूर,
नांगफनी, ठीक है, बबूल, खजूर, नांगफनी, खेजड़ा, करील, रीठा, रीठा भी आता है इसमें, रीठा, बेर, आंवला, इन सब में कांटे रहते हैं। आंवला और रोहिड़ा, फिर तो और सारे भी होंगे, इसी में कैक्टस वगैरह भी आ जाता। कैक्टस इत्यादि आदि। तो इतने सारे इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। बात आती इनका क्षेत्र क्या है, इनका विस्तार किन किन जगह पे है, तो वो तो हमें लोकेशन से ही पता चल रहा होगा, वो हमने मैप पे जो बनाया है, कहाँ कहाँ मिलेगा इनका क्षेत्र या किस किस जगह पे मिलेगा। तो इसमें लिखिए राजस्थान RJ, गुजरात, राजस्थान है, गुजरात है, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्ट यूपी, साउथ वेस्ट यूपी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हल्का सा MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटो, मध्य भारत का पठार, CIP वगैरह, ये पूरा भिंड मुरैना वगैरह आ जाएगा पूरा। इन क्षेत्रों में कटीले वन मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका विस्तार जो देखने को मिलता है वो हमें राजस्थान और कहाँ मिलता है, गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे सॉइल कैसी पाई जाती है, डिजर्ट सॉइल हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? और तो कोई डाउट नहीं? देखो अब मुझे एक बात यहाँ देख के बताना, जैसे मैं इनकी थोड़ी देर के लिए उपयोग की बात करूँ कि इनका हम उपयोग किस में कर सकते हैं, तो इनकी लकड़ियों से क्या आप कोई फर्नीचर है कोई ऐसा बना सकते हैं? नांगफनी से कोई ऐसा बनेगी चीज़ है कि रीठा से बनेगी कि आंवला से बनेगी? तो इनका केवल होता है ईंधन के रूप में उपयोग, किसके रूप में, जलाने के लिए। किस में काम आती है लकड़ी? तो इन पेड़ों का उपयोग किया जाता है केवल जलाने के लिए। लिख लो, पॉइंट लिख लो, उपयोग में क्या लिखोगे, इनका उपयोग, इनकी लकड़ी का उपयोग केवल ईंधन के लिए किया जाता है। और फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि ये कांटेदार और कम पत्ती वाले, मतलब कम पत्ती मतलब छोटी पत्ती वाले होते हैं, पत्तियां मिलेंगी तो छोटी छोटी मिलेंगी, एकदम महीन। इसमें लिख लो कि ये कांटेदार या कम पत्तियों वाले होते हैं। अगला पॉइंट लिखना। अब बेटा यहाँ देखो, आप सभी जानते हो जैसे रीठा है, बीर है, आंवला है, रोहिड़ा है, इन सब में उपयोग किया जाता है किसके लिए, दवाइयों मेडिसिन बनाने के लिए, या मानव उपयोगी है। तो इनका ज़्यादातर यूज हर्बल प्रोडक्ट में होता है। किस में होता है? जैसे इनकी विशेषता पूछे, इनकी विशेषता बताओ क्या कर, जैसे साल सागौन की पूछे तो आप बता सकते हो फर्नीचर बनाने में किया जाता है, इन सब में ये काम आता है। लेकिन वही इनकी पूछे कि कटीले पेड़ वन है, उनका वेजिटेशन किस में काम आता है, तो इनका ज़्यादातर हम यूज करते हैं हर्बल प्रोडक्ट में, हर्बल में, ठीक है। ये सब मानव उपयोगी है। क्लियर है बात कि नहीं? ये सब देखते हैं, आंवला आंवला वगैरह, रोहड़ा, रीठा, बेर वगैरह, खजूर, बबूल भी आता है, बबूल की भी बहुत सारी चीज़ें, नांगफनी वगैरह है, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और कोई डाउट बेटा? आगे चले। अब अगला हम पढ़ते हैं, अब अगला वाला देख लो। अगला अगला देखो, अगला देखना है हमें ज्वारीय वन। कौन सा वन? ज्वारीय वन। अब देखो ज्वारीय वन आएगा कहाँ, देखो यहाँ मिलेगा पूरा, कहाँ मिलेगा? इस वाले पार्ट में, गंगा ब्रह्मपुत्र में, जहाँ पे नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, हाँ, इस वाले पार्ट में पूरा मिलेंगे ज्वारीय वन, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे, तो हेडिंग अगली लिखिए, हेडिंग डालिए बेटा, ज्वारीय वन, जिसे बोलते हैं डेल्टा फॉरेस्ट या डेल्टाई वन फॉरेस्ट, हाँ डेल्टाई फॉरेस्ट बोल देंगे। लिखिए ज्वारीय वन कहाँ मिलते हैं देखने को, इस क्षेत्र में। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे वो अभी मैं बता रहा कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो जहाँ जहाँ नदी डेल्टा, जैसे कावेरी डेल्टा बनाती है, कृष्णा डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, तो जहाँ जहाँ, और इन्हीं को बोलते हैं ज्वारीय वन, और इंग्लिश में बोलते हैं डेल्टाई फॉरेस्ट। लिखिए यहाँ पे अगला है कटीली के बाद डेल्टाई, इसी को बोलेंगे
ज्वारीय वन। अब बात आता है ये होता क्या है, पहले से समझ लो, ठीक है। डेल्टा का मतलब समझ में आ रहा है, डेल्टा सभी जानते हैं बेटा कि नदियों की अंतिम अवस्था है। क्या है नदियों की? ओल्ड एज बोलते हैं जिसको, जहाँ पे नदी बोल सकते हैं कि रिवर की डेथ हो जाती है, नदी जहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नदी जहाँ पे एकदम मर जाती है। सीधा सीधा पॉइंट देखो, जैसे वाले यहाँ से कोई नदी आ रही इस प्रकार से बहती हुई और आके एक समुद्र में आके गिर गई, तो यहाँ पे ये आके इस प्रकार से अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर लाएगी वो यहाँ पे छोड़ देगी, वो नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है लास्ट में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाए और कंकड़ पत्थर ऐसे करके ये यहाँ पे छोड़ देगी ऐसे, और जो कंकड़ पत्थर इन्हीं पे जो वन मिलेंगे, इन पे जो भी वेजिटेशन मिलेगी, जो भी फॉरेस्ट मिलेंगे, उनको बोलेंगे डेल्टाई वन। क्या बोलेंगे? इसलिए अब ज्वारीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा क्या आता रहता है यहाँ? ज्वार। बात समझ आ रही? ज्वार आता है, ज्वार का मतलब आना, रिटर्न जाएगा तो अलग बात है, हाँ तो ज्वारीय, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ज्वारीय। तो हमेशा इस क्षेत्र में, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा जो बनता है, और यहाँ पे जो भी वन मिलेंगे, जो भी फॉरेस्ट मिलेंगे, उनको बोलेंगे डेल्टाई, क्या बोलेंगे? डेल्टाई वन, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? डेल्टाई वन बोलते हैं। क्लियर है? अब डेल्टा क्यों? क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्र में यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे चलो हम बात कर लें, इसमें लिखो बेटा, ये वन नदियों, ऐसा लिखो, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। ये जो वन मिलेंगे किसमें मिलेंगे? नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पहले अच्छे से समझ लेना कहाँ पाए। ये अभी पीएससी ने पूछा यही वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अभी आया था आपका, इसी में आएगा मैंग्रोव। क्या आ जाएगा इसी में? बात समझ में आ रही ना? इसी में कौन सा? क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र में पूरा इसी को बोलते हैं, नाम लिख लो, इसी को बोलते हैं मैंग्रोव वन। क्या बोलेंगे? मैंग्रोव वन। अभी देखो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले अच्छे से समझ लो ये चीजें, अगर अच्छे से आगे समझ में तो क्लियर हो जाएगी। और पीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। कितने नाम है देखो, मैंग्रोव, डेल्टा, ज्वारीय। अब पेपर में लिख दे ज्वारीय, अब आपको हमने ज्वारीय नहीं पढ़ा है, या पेपर में डेल्टाई, अब आप नहीं समझ पा रहे कि डेल्टाई का मतलब क्या है। तो पहले इस चीजें समझो, यहाँ आया समझ में कि जो नदी कंकड़ पत्थर अपने साथ लाती है और मिट्टी लाती है पूरे कटाव करके, और जो किनारे पे छोड़ देती है, उसी में जो वनस्पति पाई जाती है, जो भी वन पाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? डेल्टाई वन कहलाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट किसी का? अब ये समुद्र से नीचे होता है। ये क्या होता है? समुद्र से, अरे जैसे यहाँ देखो ना, जैसे ए वाला हिस्सा है, यहाँ से कोई नदी, जैसे हमने कहा ये नदी आ रही, ये ब्रह्मपुत्र जा रही इस प्रकार से, अब इसने इस प्रकार से ऐसे ये डेल्टा बना दिया, ये पूरे यहाँ पे पूरे वन पाए जाएंगे, यहाँ किनारे पे ऐसे। अब यहाँ पे जो वन पाए जा रहे हैं, अब ये हिस्सा नीचे होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था इस प्रकार से, इस प्रकार से पढ़ा था अपन ने। अब यहाँ पे ये पूरा क्या है? यहाँ पे समुद्र, क्या है? सी, समुद्र है। अब इसका पूरा पानी आएगा किनारे के नहीं आएगा? पानी कैसा होगा इसका? खारा। कैसा होगा? समझ में आ रही? पानी कैसा होगा समुद्र का? ठीक है, वो स्टोरी सुनी होगी कि वो चक्की आज भी चल रही है नमक की, हाँ तो वही है, उसी की वजह से खारा है पानी। अरे वो तो एक स्टोरियाँ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा रहती है, सोडियम क्लोराइड की, इस वजह से रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पर आपने एक स्टोरी या यूट्यूब पे या बहुत सारी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि दो ओशियन है, दो समुद्र हैं जो मतलब मिल नहीं पा रहे हैं। इस एक का पानी एकदम मटमैला टाइप का है, और एक का पानी एकदम हल्का सा ब्लू कलर का है, तो वो मिल नहीं रहे, मर्ज नहीं हो रहे। उसका भी रीज़न है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है उससे, और एक की डेंसिटी कम है। अब घनत्व, अब एक की डेंसिटी जब ज़्यादा हो, एक की डेंसिटी कम हो, तो वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। जैसे पानी के ऊपर चीज़ें क्यों तैरती हैं? घनत्व के कारण, डेंसिटी के कारण। डेंसिटी अगर उसके कंपेयर में कम है तो सिंपल सी बात है, डूबेगी नहीं वो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वही है पानी का। जैसे फॉर एग्जांपल किसी समुद्र का पानी खा रहा है, अब कोई पानी ग्लेशियर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? समुद्र से, मतलब वहाँ से पर्वतों से नदी पिघल के आ रही है। अब वो पिघल करके नदी जब समुद्र में गिरेगी तो वो पानी की डेंसिटी कैसे होगी कंपेयर टू समुद्र के पानी की? ज़्यादा। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ग्लेशियर वाले। भारी पानी कौन होगा? समुद्र, उसका ग्लेशियर वाला। और कम भारी कौन होता है? समुद्र वाला। डेंसिटी कम किसकी होती है?
इसलिए तो इंसान तैरता है समुद्र के ऊपर। जैसे समुद्र में इंसान नहीं डूबता, क्यों? और नदी के पानी में, झील में डूब जाता जल्दी, क्यों? डेंसिटी। पानी में नमक ज्यादा मिला दो तो तैरने लग जाएंगे मतलब। हाँ, जिसमें नहीं, इसमें कितना नमक मिलाएगा? हाँ, वो एक बात है कि उसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर सॉल्टी, जैसे सबसे ज़्यादा डेड सी की है, तो उस पर आप ऐसे कूद जाओ, डूबते नहीं हो उसमें, उसका रीज़न है डेंसिटी कम है। क्लियर हो रही बात? तो डिपेंड तो वही कर रहा है ना। पहले चीज़ें समझो। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मीठे पानी की डेंसिटी कैसे होती? क्लियर हो गए? बताओगे कि नहीं बताओगे? ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं? जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बात करेंगे बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो तो यहाँ सी है, तो ये पूरा पानी आके मिल जाता। जब यहाँ वनस्पति उगाती है तो पूरा पानी यहाँ आ जाता है, और जब पानी आता तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा ज्वार और भाटा। ज्वार मतलब होता है जब समुद्र की लहरें किनारे से आ जाए। समुद्र की लहरें कहाँ आ जाए? किनारे पे आ जाए, और फिर जब वो रिटर्न जाए, तो जब आना तो ज्वार कहलाता है, वापस जाना भाटा कहलाता है। लहरों का आना ज्वार और वापस जाना भाटा कहलाता है। तो वही बोला है कि जो लहरें यहाँ, जो पानी आ जाता है, पूरा कैसा रहता है? पानी खारा। तो ये जो भी यहाँ पे ज्वार वगैरह, जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? ज्वारीय वन। बात समझ में आ रही? ठीक है, क्या टाइड और ईव, टाइड और ईव। हाँ, अब देखो इतना क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें लिखो, आगे लिखो अगले कॉन्सेप्ट। ये हो गया, इसके बाद अगला लिखिए। इसमें लिखिए, अच्छे से लिख लो। पहले एक बात समझ लो। अब मुझे ये बताओ, जब समुद्र का पानी बार बार इन वनस्पति से टकराएगा बार बार, और एक कंटिन्यू पानी में डूबी रहेगी, ये वनस्पति पानी में डूबी कि नहीं डूबी, तो ये वनस्पति सॉफ्ट होगी कि हार्ड होगी? अरे वाह, क्या आंसर दिया तुमने। पहले दिमाग से सोच के देखना। मुझे ये बताओ, जब ताजमहल बना है और पूरी उसमें जो लकड़ी लगी है वो 24 घंटा पानी में ही तो डूबी है, तो कैसी होगी? हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी? हाँ, तो सीधी बात है। तो फिर इसमें क्या कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रही बात? तो वो लकड़ी कैसी होगी? हार्ड होगी, कठोर हो जाएगी वो लकड़ी। कैसे हो जाएगी? कठोर। लिख लो, पॉइंट लिखो, इसमें लिखो। समुद्र के खारे जल से, समुद्र के खारे जल का प्रवाह होने के कारण इन वनों की लकड़ी कठोर तथा छाल मतलब ऊपर का जो होगा ना बक्कल उसका, तथा इसकी छाल क्षारीय हो जाती है। खारे पानी के प्रभाव से इन वनों की लकड़ी कठोर तथा छाल, जो ऊपर का उसका छाल होती ना, फर्स्ट लेयर, वो कैसी हो जाती है? क्षारीय। वही बेसिक हो जाती, बेसिक हो जाती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही बेटा? अब बात आती है कि सर ये बताओ, इस लकड़ी का उपयोग कहाँ करते हैं हम? फिर बात क्या आ रही है? इस लकड़ी का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा इसी लकड़ी की नाव बनती है। क्या बनती है? जो बोट है ना, किससे बनती है? ज्वारीय वनों की, क्योंकि ये इतनी मजबूत होती है कि 24 घंटे पानी में डली है। और नाव भी कहाँ डलेगी? रेगिस्तान में। कहाँ चलेंगे? तो इससे क्यों है? तो लिख लो, इस लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में, देखो इस लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में, तथा इसकी छाल का उपयोग, इस लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में तथा इसकी छाल का उपयोग चमड़ा पकाने और रंगने में किया जाता है। तथा इस लकड़ी का उपयोग नाव बनाने में और तथा इसके छाल का उपयोग चमड़ा पकाने और रंगने में किया जाता है। अब इनमें कौन कौन से वन मिलेंगे? देखो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो पूछेगा इस फॉरेस्ट का या इस वन का उपयोग कहाँ होता है या किस प्रकार से किया जा रहा है, तो आप आराम से आप बता सकते हो कि इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, रंग वगैरह पका दें, और जो चमड़ा रहता है ना, चमड़ा को पकाने में किया जाता है, और रंग को रंगने में, उसी चमड़े को रंगने के लिए। जैसे आप जितने भी प्रोडक्ट आते हैं चमड़े के, जैसे जूतियाँ आती हैं, बेल्ट आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चमड़े की, तो ये सब के रंगने में किसका उपयोग किया जा रहा है? इसी की छाल का। ठीक है, इसकी छाल, अरे लकड़ी के ऊपर जो पहली लेयर रहती ना, लकड़ी मतलब पानी में रहेगी, जो सॉफ्ट नहीं होगी। मुझे एक बार तू ये कह रहा कि लकड़ी अगर पानी में रहेगी,
नहीं सॉफ्ट कैसे होगी, मुझे वही तो तुमसे पूछ। हो जाएगी पानी में। कुछ लकड़ियों की इतने, जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी को तुम पानी डालो उतनी हार्ड होती है। चंदन थोड़ी है। अरे सुन तो ले, इधर यही नहीं, इसी लकड़ी को नहीं, और भी लकड़ी है, और भी लकड़ी में कह रहा आप किसी लकड़ी को मजबूत करना है, उस लकड़ी को पानी में डाल दो, उतनी वो कठोर और हार्ड हो जाती है वो लकड़ी पानी में। जैसे बांस है, बांस को आप पानी में डाल दो, बांस उतना ही मजबूत हो जाता है पानी में। वो समझ में आ रही बात? तो उसकी कठोरता बढ़ा देता है, उसकी हार्डनेस बढ़ा देता है वो। जैसे इसमें अब ये तो 24 घंटा समुद्र में है, तो मजबूती तो हो रही, अगर वो सॉफ्ट होती टूट के गिर ना जाती है। जैसे अब आप लोगों को अचंभा लगेगा, इतना बड़ा ताजमहल बना है, उसकी पूरी जो नींव डली है वो लकड़ी पे डली है, उसके जो पिलर बने किस पे हैं? लकड़ी पे। आज कोई ऐसी कंक्रीट या कोई ऐसा सीमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते वो सड़ गल जाती पानी के अंदर, लेकिन वो कंटिन्यू किस पे टिका है? लकड़ी पर। और जितना उसे पानी मिलता है जितनी ही वो मजबूत होती है उतनी ही हार्ड हो जाती है। पहले पुराने टाइम में जितने महल वहल बनते सब लकड़ी के बनते थे, और उसमें जो लकड़ी का यूज करते थे वो सबसे ज़्यादा करते थे देवदार है, चीड़ है, जो सदाबहार है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। कल पढ़ाया था माउंटेन फॉरेस्ट, उसमें देवदार चीड़ वगैरह पढ़ाया था, तो उनसे सबसे बनते। ये कम से कम इनकी हाइट 200 ढाई 300 फीट होती है इन पेड़ों की हाइट, इतने। और इतने हैवी होते हैं पेड़, इनकी लकड़ी इतनी हार्ड रहती है कि उसको काट कर फिर महल, और फिर जितना पानी पड़ता था उतनी ज़्यादा मजबूत होती थी। समझ में आ रही बात? मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा, पहले ये टॉपिक खत्म करें, फिर मैं अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं है? तो क्या क्या देखा हमने कि ये कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के डेल्टा में ये पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि इसका उपयोग होता है नाव बनाने में, और इसकी छाल का उपयोग किस में होता है? चमड़ा बनाने और रंग को उसके रंगने वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है इनमें पेड़ कौन कौन से आएंगे, इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो लिखिए कौन कौन से पेड़ हैं इनमें शामिल किए गए हैं। मैंग्रोव एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, सबसे पहले मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव के बाद फिर लिखिए इसमें कौन सा आएगा? ताड़ के बाद फिर लिखिए आप इसमें बेटा नारियल, ये सब इसी कैटेगरी के हैं, नारियल। फिर है फोनिक्स, कौन सा है? फोनिक्स। और फिर एक है फोनिक्स के बाद नीपा, और एक और है सुंदरी। कौन सा वृक्ष? पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज़्यादा, इसलिए यहाँ कहते हैं इसको सुंदरबन का डेल्टा। क्या बोलते हैं? इसी सुंदरी नाम के वृक्ष के पानी बन रहा है उसमें। हाँ, तो वो यही तो है वो, और वो टाइप है मैंग्रोव वनों का, और सुंदर नाम का वृक्ष है। क्लियर है? और मैंग्रोव वन हमेशा झाड़ी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? झाड़ी, गुठे उगे रहेंगे समुद्र में, आप देखना तो पूरा, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे इतने ये पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी, मैंग्रोव, ये सब पेड़, और ये सब के सब ज्वारीय वन है। किस प्रकार के वन है? ज्वारीय वन है। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब ये देखो ये मिलते कहाँ कहाँ, लिखो ये मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऐसा लिखो गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, कॉमा अगला लिखिए महानदी, कृष्णा, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा, कावेरी नदियों के डेल्टा। अब ये बेटा ज़्यादातर किस तरफ मिलेंगे? ईस्टर्न घाट पर। लेकिन कुछ यहाँ पे एक दो नदियाँ ऐसी हैं या कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में भी। कहाँ मिलते हैं? और वो मिलते हैं हमें गुजरात वाले पार्ट में। कहाँ मिलेंगे ज़्यादा? क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर नदियाँ कैसी हैं? सब डिजर्ट में बहती हैं, फ्लो होती हैं पूरा। तो वो भी हम देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? इस प्रकार के पूरे वनों को भारत में हम कहते हैं, देखो मैंग्रोव नाम पढ़ा हमने, डेल्टाई पढ़ा, ज्वारीय पढ़ा, और भारत में हम इसे जानते हैं। ये अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम है इसके। इंडिया वर्ल्ड लेवल पे इन्हें डेल्टाई वन कहते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट। लेकिन इंडिया लेवल पे इन्हें हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सुंदरबन के नाम से। लिख लो, भारत में इन्हें क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं। यहीं पे एक नाम और लिख लो, सुंदरबन, सुंदरबन कहते हैं भारत में स्पेशल। फिर हमने ये भी इसमें कॉन्सेप्ट देख लिए हैं कि एक ऐसे डेल्टा। अब मुझे ये बताओ, जब नदी यहाँ पानी बहा करके लाएगी, कंकड़ पत्थर मिट्टी सभी लाएगी इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र डेल्टा तो कहलाएगा, साथ साथ कैसा होगा? दलदली क्षेत्र। कैसा होगा? अरे हमने मर्सी सॉइल पढ़ा था ना, पीठ सॉइल, तो उसी में तो मिल रहा है। तो ये मिट्टी पूछे, मिट्टी कैसी होगी? मर्सी सॉइल या पीठ सॉइल होगी।
और अगर वो पूछे कि कैसा होगा तो ये डेल्टा, या तो फिर डेल्टा मिलेगा या कैसा मिलेगा, दलदली। तो इन्हीं को बोलते हैं दलदली फॉरेस्ट। देख ली, मर्सी फॉरेस्ट। इन्हीं को अगला नाम देखो, दलदली वन। अरे पेपर में कुछ भी आ सकता, फिर क्या करोगे, कहोगे सर ने तो ये बताया ही नहीं था, जाने का पूछ लिया पेपर में एक्स्ट्रा आ गया। नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है पेपर में, इतने नाम है, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। फिर आप ये समझोगे अलग है, ये शायद कोई चीज़, क्या समझोगे अलग है, और उसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अभी यही पीएससी वालों ने पूछा था ये क्वेश्चन, अभी जस्ट पिछले साल के पीएससी में आया था है? हाँ, वो ऐसे नहीं आता, पीएससी बता रहा कैसे आ रहा था, मैग्रो वाला आया था। इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मैग्रो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो पाए जाते हैं गुजरात। कहाँ पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं पूरे भारत में गुजरात में, पहला। और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। दूसरे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और ये तो है क्वांटिटी के हिसाब से। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कि सबसे बड़ा क्षेत्र तो है गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। कौन सा, ये वाला कौन सा है, हाँ बिल्कुल गंगा, हाँ वही गंगा ब्रह्मपुत्र वाला नदी। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या मिलेगा बेटा, डेल्टाई फॉरेस्ट या डेल्टाई वन, इन्हीं को बोलेंगे मैंग्रोव। ठीक है, बन जाएगा। सुंदरबन क्यों कहते हैं, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि नदियों के डेल्टा के बनने के बाद बनता है। ज्वारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्वार आता है, आराम से बता सकते हो क्या है। दलदली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पार्ट में दलदली क्षेत्र में मर्सी सॉइल पाए जाते हैं। हर एक चीज़ बता, अरे फॉर एग्जाम्पल यही मेंस में लिखने को आ जाए कि इनको दलदली क्यों कहा जाता है या इन्हें सुंदरी क्यों कहा जाता है। यहाँ जहाँ तक आएगा 3 नंबर में आएगा, मतलब 3 लाइनर में आएगा। आराम से उसको समझा दो क्यों क्यों कहा जा रहा है इनको। क्लियर है, इतना क्लियर है सबका बेटा कि नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, इतना क्लियर है ना सबका। अब चलते हैं हम अगला वाले पे, आगे अपन जम करते हैं। नेक्स्ट वाला है, देखो मैग्रो पढ़ लिया हमने उन लोगों ने। अगला लिखिए, यहाँ से ये पूरे पार्ट में जो मिलेगा, यहाँ गोला बना लो, हाँ ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे पार्ट में ये ज़्यादातर पार्ट कवर करता है इस प्रकार से। बस हल्का सा बीच का हिस्सा छोड़ के, क्योंकि बीच में भी यहाँ पे हल्के से हमें इस पर यहाँ पे ऐसे लिखा दो लो समझाने के लिए। यहाँ पे भी यही मिलते हैं डिजर्ट वाले, कटीले वन बीच में आएंगे इस प्रकार से बस। बाकी ये पूरे पार्ट पे आपको जो मिलेगा पतझड़ वन, कौन से, पत्ते गिराने वाले, ये पूरे हिस्से में, ये पूरे में। हाँ बेटा, नहीं डेसीडियस बता रहा अभी क्या होता है। इसमें भी 2 टाइप होंगे, एक होंगे अर्ध पत्ते गिराने वाले और एक टोटल कंप्लीट। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट में कौन से मिलेंगे, लिख लो। इसका नाम है उष्णकटिबंध पतझड़ी वन। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध पतझड़ वन। ठीक है, उष्ण कटिबंध पतझड़ वन बन जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं मेन ट्रॉपिकल डेसिडियस। क्या बोलेंगे, लिख लो डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस। और इन्हीं को एक और नाम बोलते हैं मानसूनी वन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इनका जो हो रहा है मानसून वर्षा से, इन पे इम्पैक्ट किसका रहता है, मानसून का। तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन्हीं को बोलेंगे, एक और नाम क्या बोला, मानसूनी। क्या बोलेंगे, आप क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन कैसा आएगा कि इन सब वनों में, इन सब फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा मानसूनी वन। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जा रहे हैं, क्लियर हो रही बात। जैसे मिट्टी पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है भारत में। और जब वन पूछे तो सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जा रहे हैं, मानसूनी वन। इन्हीं को बोलते हैं उष्णकटिबंध पतझड़ वाले वन।
क्लियर है कि नहीं है? इसमें लिखो बेटा, इसमें लिखिए, हेडिंग डालो, ट्रॉपिकल डिसिडियस माउंटेन। इसमें भी फिर अच्छे से समझा दे रहा हूं। उष्ण कटिबंध पतझड़ वन, यह बोलते, ठीक है, इन्हीं को बोलते मानसूनी। क्वेश्चन यही आएगा, मानसूनी किसको कहते, तो मानसूनी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके लिखो, इसमें पॉइंट लिखो बेटा पहले आराम से आप लोग। इन्हीं को एक और नाम बोलेंगे पर्णपाती वन। क्या बोलेंगे? पर्णपाती क्या? पत्ते गिरा देते, जो क्या गिरा देते, पर्णपाती वन। इन्हीं को एक नाम बोलेंगे मानसूनी। क्या बोलेंगे? मानसूनी वन। नाम देख रहे हो कितने सारे मिल रहे हैं। ये क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि इनके नामों से ही क्वेश्चन आते ज्यादातर। वो कहता है ये कहाँ मिलता है, इस टाइप का। अब आपने कोई एक नया अलग नाम मिल गया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपने एक ही दो नाम पढ़े, अब उसके तीन तीन चार चार नाम है, क्या करोगे आप? फिर क्लियर नहीं होता पेपर में। वही क्वेश्चन पढ़ा हुआ हमारा गलत हो जाता है। गलत हम क्यों करके आते हैं? क्योंकि पूछ वही टॉपिक रहा है, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हमसे गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमने अच्छे से उसको नहीं देखा है, थोड़ा और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट नहीं की है। तो इसमें क्या रहेगा? बेबन जो क्या करेंगे, अपने पत्ते गिरा देते हैं। एक होते हैं इसमें आधे पत्ते गिराते हैं, एक होते पूरे पत्ते गिरा देते हैं। नीम वगैरह देखो, पीपल देखो, ये पूरे पत्ते गिरा देंगे। समझ में आ रही ना? वहीं सागौन आगौन देखना, और सागौन है और तुम्हारा साल वगैरह, ये आधे पत्ते गिराते हैं। नीम पीपल देखना, गर्मी के मौसम पूरा, बरसात आने से पहले एक भी पत्ती नहीं बचेगी उसमें, सब। तुमने सुना होगा कि पीपल को वो बोलते कि सबसे ज्यादा भूत ऊत कहाँ रहते, पीपल पे। हाँ, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो पूरे पत्ते गिरा देता। रात में देखना तो वो दिखाई देगा जैसे नहीं किसी इंसान का कंकाल, ऐसे दिखाई देता, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता है, भूत ऊत नहीं रहता। ठीक है, उस कटिबंध पतझड़ वन। लिखो, इसमें लिखो बेटा अगला, भारत में इस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला को पॉइंट, भारत में सबसे ज्यादा, अगर परसेंटेज की बात करें सबसे ज्यादा है, भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक ये वन पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? अब इस क्षेत्र में वर्षा, इन वनों को जो बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, वो चाहिए नहीं, मानसूनी तो चाहिए। रेनफॉल का जो सेंटीमीटर होगा वो लिख ले, 100 से 200 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, 100 से 200 के बीच में रेनफॉल जो वर्षा चाहिए, 100 to 200 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 100 से 200। अब इसकी क्वालिटी देखना, जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा, जैसे बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, जैसे बरसात होती है तो बसंत का मौसम लग जाता है, उससे पहले मानसून आने से पहले ये अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, और फिर उसी टाइम फिर मानसून लग जाता है। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पतझड़ वाले वन। पतझड़ मतलब पूरी पत्तियां गिरा देना। और मानसूनी क्यों बोल रहे हैं? इससे जस्ट कुछ समय बाद क्या आ जाता है? मानसून। तो लिख लो, इसमें पॉइंट बना के लिखो बेटा कि गर्मी प्रारंभ होने से पहले ही, गर्मी प्रारंभ होते ही ये अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें जो भी पत्तियां होती हैं, सब पत्तियां क्या होती हैं? गिरा देते हैं। गर्मी प्रारंभ होते ही क्या करते हैं? अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें पतझड़ वन या मानसूनी वन कहते हैं। ये वन तुम्हें ज्यादा लंबे नहीं मिलेंगे, ना ज्यादा डेंस मिलेंगे, मतलब ना ज्यादा घने मिलते हो, ना ज्यादा कैसे मिलते हैं? लंबे मिलते हैं। लिखो पॉइंट, ये अधिक लंबे ना सघन, ये सघन ना लंबे मिलते हैं। ये ना तो सघन मतलब डेंस, और ना ही ये ना तो सघन और ना ही कैसे मिलते हैं? लंबे वन मिलते हैं। क्लियर? बाकी में पढ़ाने को इतना फास्ट पढ़ा देता और इतना शॉर्ट बता देता कि एक डायग्राम बनवा था, पूरा नीचे से हाइट बताता, और सब माउंटेन एक बार पूरे आपके क्या फॉरेस्ट खत्म,
टाइम ही ना लगता। लेकिन लिखवा क्यों रहा हूँ कि आप अच्छे से बिठा लो। जब इनके फीचर्स कुछ पेपर में आते ना, टेंस के बाद आपने सेकंड क्या बोला? लंबे लंबे, ज़्यादा हाइट नहीं मिलेगी मुझसे। इनसे हाइट 30 फीट 25 फीट 40 फीट, इससे ऊपर नहीं जाता, 40 फीट भी नहीं जाता, 20 फीट 15 फीट 25। अब सागौन साल अपने यहाँ एमपी में सबसे ज़्यादा मिलता है। सागौन वगैरह कहाँ मिल रहा है, एमपी में 20% है। आप देखो हाइट ज़्यादा मिलती है क्या उनकी, कम कम हाइट मिलती है, नॉर्मल मिलती है। क्लियर हो रही बात? हाँ, एवरेज रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं रहती है। तो इसलिए ज़्यादा ना तो लंबे मिलेंगे ना ज़्यादा सघन। लंबे कौन से मिलते हैं, ज़्यादा डेंस कौन से मिलते, सदाबहार एवरग्रीन, तो उनकी हाइट ज़्यादा रहेगी, उनकी पत्तियाँ चौड़ी रहेगी वो सब। और ये सबके सब अपनी पत्तियाँ आधी आधी कराते हैं। अभी बात करेंगे भाई ये सब। अब इसमें कौन कौन आते हैं, एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन से फॉरेस्ट आएंगे, कौन कौन से फॉरेस्ट आएंगे, तुम लोग खुद बताओ, ये तो तुम लोग जानते हो। साल लिख लो, सागौन लिख लो, शीशम लिख लो, सब तो लिख लो। साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, हर्र, बहेड़ा। साल, सागौन, शीशम, आम, चंदन, हर्र, बहेड़ा, आंवला, महुआ आदि। आंवला वगैरह है, हमारा इसमें भी लिखना है। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाते हैं अपने पन्ना में। देखो ना सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, मध्य प्रदेश के पन्ना ना आंवला वगैरह मिल रहा ना, बीच बीच में मिल जाता है। अब वो दोनों में आ जाता है, वो DCDS में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ मिलती, कांटे भी मिलती, पत्तियाँ भी मिलती, ठीक है ना। अब देखो कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लो हल्का सा, यहाँ क्या समझना है थोड़ा ध्यान से, कि ये पत्तियाँ ध्यान से, इसमें थोड़ी एक चीज़ समझना। आप मैप पे खुद देखो कि यहाँ कौन कौन से आपके स्टेट आएंगे। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो एक वहाँ पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में पश्चिमी किनारे पे नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा, पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे। तो पूर्वी ढालों पर लिखो, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर लिखो, कहाँ कहाँ मिलेगा, ये मिलता कहाँ पे, लिखो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। अब ये लिखते जाओ आप लोग, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, कोमा। और बेटा कहाँ मिला देखो, यहाँ ध्यान से समझो, पहले समझ के लिखते जाओ। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ये ऊपर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, और शिवालिक के नीचे कहलाता है गिरिपद। क्या कहलाता है, अरे वही तराई क्षेत्र में। तो हिमालय के गिरिपद में, कोमा देखो, हिमालय के गिरिपद, गिरिपद मतलब होता है उसका हिमालय का, उसका हाँ फुट, उसका फुट, पैर एकदम नीचे वाला हिस्सा उसकी तली में। तो हिमालय के गिरिपद में, कोमा लिखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, लिखते जाइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तथा करके लास्ट देखो। यहाँ समझो अब बेटा, ये क्या है, ये क्या है इधर, पूर्वी घाट। क्या है, पूर्वी घाट के पश्चिमी, ये कौन सा डायरेक्शन होगा इस तरफ, पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। देख लो, पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। इनकी डायरेक्शन जरूर याद रखना। वो लिखेगा पूर्वी और पश्चिमी घाट, लेकिन वो पूर्वी पश्चिमी घाट नहीं लिखेगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट की ढलानें लिखेगा। क्या लिखेगा, ढलान। पूर्वी पश्चिमी घाट होंगे, लेकिन उनके साथ प्लस में क्या होगा, ढलानों पर ये पाए जाते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है? आगे लिखिए, इन वनों की लकड़ी मुलायम होती है। अगर ये बात बताओ, अगर मुझे ध्यान से बताना, जो कठोर वन होते हैं हार्ड, उनको एक जो कारपेंटर होता है जो फर्नीचर का काम करता है, उसको लकड़ी को काटना या छीलना, जो डिज़ाइन बना, इतना आसान होता क्या उस पर? अगर लकड़ी हार्ड है, हार्ड लकड़ी पर डिज़ाइन बनाना इतना आसान होता? इसलिए लकड़ी किसको चुना गया है डिज़ाइन बना कर, मुलायम लकड़ी को। मुलायम लकड़ी किसकी होती है, इन वनों की। किसकी होती हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इनकी डिज़ाइन बनाई जाती है। तो लिख लो इसमें, इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। मुलायम होगी, मजबूत होगी और कैसी होगी, टिकाऊ होगी। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और कैसी होती है, टिकाऊ होती है। लिखो बेटे, जल्दी लिखो।
और भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल ये फैले हुए हैं। भारत के एक लगभग एक आइडिया, एक नॉर्मल सा लिख लो, 2 लाख ऐसा 220 लाख हेक्टेयर पर, कितने 220 लाख हेक्टेयर पर, एक अप्रॉक्स लगभग इतने बड़े क्षेत्रफल ये फैले हुए हैं भारत के, और सबसे बड़े भाग में यही वन पाए जाते हैं। 220 लाख हेक्टेयर पे इनका फैलाव है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो इतने बड़े भाग पर ये फैले हैं। अब इसमें लिखिए बेटा थोड़ा, और हेडिंग डालिए, लिखिए पतझड़ वनों की विशेषताएं। हेडिंग क्या लिखना है? फीचर। हेडिंग लिखिए पतझड़ वनों की विशेषताएं। अब इस डेसिडियस माउंटेन के फीचर क्या क्या होंगे? तो पहला लिखिए इसमें विशेषताओं में, पहला देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाले वन है, देश के सबसे इंपोर्टेंट फॉरेस्ट है पहला, क्योंकि सबसे इसी का तो बनता है पूरा फर्नीचर हर चीज। देखो आप, देश के सबसे महत्वपूर्ण वाले वन वृक्ष कम लंबे और खुले वन। आप कभी इन फॉरेस्टों में जाओ तो वृक्ष कम मिलेंगे, मतलब संख्या कम मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेंगे? ओपन फॉरेस्ट, खुला हुआ, जैसे एक पेड़ यहाँ लगा, फिर दूर लगा, फिर उसके दूर लगा, या बीच में 5-5 फीट की दूरी होगी, 10-10 फीट की दूरी होगी, ऐसे करके होगा। क्लियर हो रही बात? तो लिखो एक कम लंबे तथा खुले वन होते हैं, कम लंबे और खुले वन। अगला लिखिए समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष। समान प्रकार, एक ही क्वालिटी के मिलेंगे, ये नहीं कि तुम्हें कोई ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा नीचा मिले, एवरेज मिलते हैं, सभी इक्वल दिखाई देंगे आपको। समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष। अब अभी वही बात कर रहे थे, जब इतने ज़्यादा इंडिया के भाग में फैले हैं, मुलायम भी हैं, मजबूत भी हैं, और काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ भी हैं, तो इनका पर्पज़ ज़्यादातर, जैसे अभी कहा पूरा फर्नीचर बनाने में इसका काम होता है। जब काम होता है तो इसका ज़्यादातर पर्पज़ क्या है? व्यवसायिक रूप से, क्या है? बिजनेस पर्पज़। लिख लो अधिक व्यवसायिक लकड़ियां हैं, इनका उपयोग अधिक व्यवसाय में होता है, यह व्यावसायिक है, अधिक व्यावसायिक है। क्लियर है? चारागाह और कच्चा माल मिलना, इन क्षेत्रों में जहां पे वन होते हैं चारागाह भी मिल जाते हो, क्या मिल जाता है? कच्चा माल भी मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? किसी का डाउट तो नहीं? किसी का डाउट तो नहीं? अगला लिखिए, अगला वाला, ये सब क्लियर है इसका सबका? तो हमने कौन कौन पढ़ लिया? कटीले पढ़ लिए, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल पढ़ लिए, और यहाँ कौन से पढ़े? ज्वारीय पढ़ लिए, पर्वतीय हो गए हैं, एवरग्रीन हो गए हैं। यहाँ पे मैंने बताया था एवरग्रीन, ये पूरा रेड जो बना है ये सदाबहार वन है, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन हो गए हैं आपके। मैंग्रोव देख लिए हम लोगों ने, ये सब हो गए हैं। इतना सबका क्लियर है कि नहीं है? किसी का डाउट है कहीं बेटा? डाउट तो नहीं? आपने बोला ना अभी कम पतझड़ होती है और कुछ पूरी पतझड़ होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी होते हैं, इसी में 2 टाइप होते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में इसके 2 टाइप होते हैं। देखो इसमें ही बता दे रहा हूं, देख लो यहाँ पे। पतझड़ वन में 2 टाइप होंगे, एक होंगे अर्धपर्णपाती, कैसे होते हैं? जो आधी पत्तियां गिराते हैं, और एक होते हैं पूर्ण पर्णपाती, जैसे कहते हैं, जैसे अभी बोल रहे थे ना पर्णपाती वन, ये पूरी पत्ते गिरा देते हैं। अर्धपर्णपाती में यही आएगा स्पेशल, साल सागौन वगैरह, ये आधी पत्तियां गिराते हैं। और पूर्ण पर्णपाती में जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, ये किस में आ जाएंगे? बस इतना सा बस याद रख लो कि पतझड़ बाद 2 टाइप के होते हैं, एक आधी पत्तियां गिराते हैं और एक गिराते हैं पूरी पत्तियां गिरा देंगे, पूरे एकदम भूत जैसे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। हाँ,
और एक है आधी पत्तियां गिराएंगे। जब तक वो आधी पत्तियां गिर जाएंगी, फिर जब तक उसमें नई पत्तियां निकलने लगेंगी, जब तक जो पुरानी पत्तियां थी वो भी गिर जाएंगी, लेकिन जब तक उसके साथ क्या आ जाएंगी, आधी नई पत्तियां आ जाएंगी स्प्रिंग सीजन में। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, कौन सा, मतलब ये पूरे पूरे वनस्पतियां। अब कुछ फैक्ट बचे हैं वो लिख लो। अरे यही वाले कटीले वाले थ्रोनी, बीच में हाइट ज़्यादा है ना, तो उस पार्ट में डिजर्ट टाइप का मिलता है देखने को, हाइट हल्की सी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा नहीं मिलता, बाकी हल्का सा देखने को मिलता है। ठीक है, ये बना लो, इतना बना लो आप लोग। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो भारत में वन, कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट लिखना है। भारत में वन, ये हेडिंग डालो आप लोग। मैं कुछ फैक्ट लिखा दूं आप लोगों को, लिखो हेडिंग डाल दी। 10-12 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट, जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट के भी है। मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से पढ़ा दूंगा 2021 वाली, वो पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, किस में सबसे कम है, परसेंटेज के हिसाब से कहाँ ज़्यादा है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से कहाँ कम है, सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ोतरी कहाँ हुई है, कमी कहाँ पे हुई है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, ये सब पॉइंट पढ़ लेंगे। मैग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं। जैसे अभी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सबसे ज़्यादा मैग्रोव कहाँ मिलेंगे, गुजरात में और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन अभी पीएससी में आया था कि सबसे ज़्यादा मैग्रोव कहाँ मिलते हैं, तो गुजरात में मिलते हैं। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, जैसे वन है पूरे भारत में, तो वनों की जो पोजीशन है पूरी वर्ल्ड के हिसाब से, पूरे विश्व के हिसाब से भारत का 10वां नंबर आता है। कितना आता है, 10th रैंक है। लिखो, वनों की दृष्टि से विश्व में भारत का 10वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में। कितना नंबर है? वही मैं बात करूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो कहां मिलेंगे, मिजोरम में। तो लिख लीजिए दोनों पॉइंट। देखो क्षेत्र, बस इतना लिखो, क्षेत्रफल लिखो, सामने लिख दो एमपी, और परसेंटेज लिख के लिख दो मिजोरम। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वन कहां मिलते हैं, एमपी। पूरा पॉइंट मत लिखो, इतना लिखो, क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी लिख दो और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम लिख दो, बस। जैसे वो पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे वन मिलते हैं, तो एमपी में मिलते हैं, और परसेंटेज के हिसाब से कहाँ मिलते हैं, मिजोरम में मिलते हैं। इतना बन जाएगा। अब बात आती है कि पूरे भारत, अब जैसे अभी हमने जाना कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिल रहे हैं, एमपी में। तो सबसे कम कहाँ मिलेंगे, हरियाणा। कहाँ पे, हरियाणा लिख लिए। तो न्यूनतम वन, शॉर्ट लिखिए, ज़्यादा लंबा मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, न्यूनतम वन, मिनिमम फॉरेस्ट, न्यूनतम वन, सबसे कम, हाँ सबसे कम लिख दो हरियाणा। सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, हरियाणा में। अभी तक वन पॉलिसी, अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट पॉलिसी की, 2 पॉलिसियां आ चुकी हैं। पहली पॉलिसी 1952 में आई थी और दूसरी पॉलिसी 1988 में आई थी। अभी नई वाली लागू हो गई, 18 वाली शायद, हाँ। तो मैं उस पर भी बात कर लेंगे, वो बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये देख लो। तो लिखो, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 और द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति 1998। तो 2 पॉलिसी आ गई फॉरेस्ट पॉलिसी। ऊपर लिख दो, फॉरेस्ट पॉलिसी पहली 1952 और सेकंड 1988, 2। तो ये पूछ लेगा कि पहली फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, तो 1952 में, और सेकंड कब आई थी, 1988 में। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बात आती है कि कोई भी देश हो, राज्य हो, कोई क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, तो वहाँ पे कितने % वन की आवश्यकता होती है, 1/3, मतलब 33%। कितना चाहिए उस क्षेत्र को, जब एटमॉस्फेयर सही बनेगा। तो वो मत लिखिए, वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट की बात कर लें। आगे लिखिए, जैसे मैंने कल उस दिन पढ़ाया था, भारतीय वन अधिनियम आया था। क्या आया था, भारतीय वन अधिनियम 1927। कल ही बता रहा था जब उसमें डाइवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि इस एक्ट को, जो भारतीय वन अधिनियम था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, पहला एक्ट कब आया था फॉरेस्ट को लेके, 27 में। अब इस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था क्या, तो इस समय कौन थे, ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर ने जो वनों के लिए कानून बनाया था, वो कानून क्या था, केवल उससे अंग्रेज या ब्रिटिशर ही उन जंगल का उपयोग कर पाएंगे और कोई भारतीय उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। वो शिकार करें, जंगल से लकड़ी लाएं, कुछ करें, तो ये अधिकार उनको थे। तो पहली वन नीति, यानी कि पहला वन एक्ट जो आया था, एंड फॉरेस्ट एक्ट, तो लिख लीजिए, लिखिए भारतीय वन, ऐसे लिखिए, भारतीय वन, अरे क्या बोला, वन अधिनियम, हाँ, भारतीय वन अधिनियम 1927।
तो एक्ट आया, और फिर 1981 में वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई। 97 में पहला एक्ट आया था, ठीक है, 27 में अभी बोला बेटा। ये है भारत वन अधिनियम 1957 आया था पहला वाला। फिर उसमें 1981 में वन सर्वेक्षण संस्थान बनाया। वन सर्वेक्षण संस्थान मतलब जो फॉरेस्ट का क्या करेगा, हाँ सर्वे करेगा। क्या करेगा, सर्वे करेगा कि किस जगह कौन से फॉरेस्ट हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेस्टों पे उनके नंबर लिखे रहते हैं, प्लेट लगी रहती है, नंबर डले रहते हैं, तो उनकी काउंटिंग की जाती है कि कितने इस क्षेत्र में वन है, कितने नहीं है। ये सब वन सर्वेक्षण संस्थान 1981, हाँ, फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून। मैं बता दूं देहरादून में जो ये फॉरेस्ट देहरादून था, यह एक कॉलेज था। क्या था, कॉलेज था, फॉरेस्ट कॉलेज था। उसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट में। क्लियर हो रही बात, हाँ बेटा 1981 में आया। फिर एमपी में लेके हमने खोला, जैसे एमपी में जबलपुर में खोली उसकी एक ब्रांच। क्लियर हो रही ना, उत्तराखंड में मेन ब्रांच थी, जो कॉलेज था फॉरेस्ट कॉलेज, उसकी एक ब्रांच कहाँ खोल दी हमने, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी डाले। हाँ, तो वो इनका क्या करता है, आगे लिखिए। जैसे अभी जो 2021 की रिपोर्ट, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट 2 साल में आती है। 2021 की रिपोर्ट आती है, जैसे बोलते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये प्रत्येक 2 साल पे आती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या था कि इनने ये बताया था कि टोटल भारत में कितने क्षेत्रफल पर कितने परसेंटेज पे वन है। तो उनका परसेंटेज लिख ली 21.7%, 21.71% भाग पर वन है। इतने परसेंट भाग पर क्या है, फॉरेस्ट है। बाकी मैं रिपोर्ट इसको अलग से पढ़ा दूंगा, बहुत अलग से, उसका पूरा लेक्चर अपन अलग से ले लेंगे। क्लियर। तो ये रहे बेटा, आज अपन ने पूरे फॉरेस्ट वन अपन ने पढ़ लिए हैं। फॉरेस्ट के पढ़ने के और भी तरीके हैं कि फॉरेस्ट को फिर एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे अलग बांटा गया है, अलग अलग, तो मैं इसको अलग से आपको डिफाइन कर दूंगा। पहले आपके जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो इन टॉपिकों से आते हैं, इन के उष्णकटिबंध वन क्या है, पतझड़ वन क्या है, आद पतझड़ क्या है, शुष्क वन क्या है, DCDS क्या है, ज्वारीय, डेल्टाई, दलदली, ये सब पूछा जाता है। इनके फीचर्स भी बता दिए, मेंस के हिसाब से आए, आराम से आप लिख सकते हो। किसी का कोई डाउट बेटा, क्लियर है ना सबको? ओके, थैंक यू।